नमस्कार। आज हमारे साथ है सिद्धार्थ आचार्य जी। उनसे पूछते हैं सीधा सवाल। तो सर, आपसे बातचीत की जाए तो महाराष्ट्र में संजय राउत बहुत ज़्यादा तिलमिला रहे हैं। एनआई की जांच को लेकर भी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि एनआई जो जांच करनी चाहिए पठानकोट और उरी अटैक के बाद उन्होंने क्या किया है उनको, और सिर्फ 20 जेलेटिन स्टिक्स मिली हैं, तो वो बार बार सचिन वाजे की तरफदारी क्यों करते दिख रहे हैं? इस चीज़ से जो इनका कनाइवेंस है, जो इनका आपस में संबंध है, वो बड़ा ही साफ प्रतीत होता है। और इसमें जो भी पॉलिटिकल आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग है सचिन वाजे के साथ में, दैट इज़ वेरी 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 एविडेंट नाउ। सबसे पहले तो एनआईए के ऊपर जो इन्होंने सवाल खड़े किए हैं, सबसे पहले इनको ये समझना होगा कि एनआईए एक बड़ी ही निष्पक्ष जांच करने वाली बॉडी है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और एनआईए और सीबीआई की तरह ही वो भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो तो उसमें किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, किसी राजनीतिक हस्तक्षेप का इसके अंदर कोई भी जो है वो स्कोप नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से ये इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि एक तरीके से उन्होंने खुद डायरेक्टली इस चीज़ को एडमिट कर लिया है, ना चाहते हुए भी, कि किस तरीके से सचिन वाजे के साथ ये लोग कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। और आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने से जो चेन चलती आ रही है एक इंसिडेंट्स की, चाहे वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो है इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे वो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हो, कोई भी सेंट्रल संस्था जो है अगर वो इन्वेस्टिगेट करती है इन लोगों के अगेंस्ट में, वो इसको इस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि ये एक तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से इस तरीके की चीज़ से उन्हें बचना चाहिए और इस तरीके के जो बचकाने बयान हैं वो नहीं देने चाहिए। सबसे बड़ी एक बोल सकते हैं नाकामयाबी दिखती है महाराष्ट्र सरकार की, जहां एटीएस जांच करी थी मनसुख हिरेन जो बिजनेसमैन है उनकी हत्या के मामले को, लेकिन अब वो मामला भी एनआईए को सौंप दिया गया। ये कितनी बड़ी विफलता है सरकार की, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन की भी। बिल्कुल, ये नाकामी दिखाता है पुलिस प्रशासन की। और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो जितने भी आपके मतलब जो इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज़ हैं पुलिस की, वो पूरी तरीके से नाकाम और विफल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप देखेंगे कि पूरी तरीके से जो होम मिनिस्ट्री है महाराष्ट्र की, सिर्फ पुलिस ही नहीं, जो पूरी होम मिनिस्ट्री है वो एक तरीके से विफल रही है इसके अंदर। और उनका काम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की बजाय पूरी तरीके से किस तरीके से वो जो उन्हें लगता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं या जो भी मतलब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों को कैसे उनकी आवाज़ को कुचला जाए, उन्हें दबाया जाए। तो इस पे उनका फोकस ज़्यादा है, बजाय कि वो लॉ एंड ऑर्डर या कोविड जैसी गंभीर समस्याओं की तरफ वो लोग ध्यान दें। सर, लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए तो लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में तो किसी तरीके से दिख ही नहीं रहा है। जैसे अगर बात की जाए अगर केस की, जिसमें सचिन वाजे एक तरह से सब लॉ एंड ऑर्डर तोड़कर और डायरेक्ट उनकी रिपोर्टिंग जो करते हैं वो परमबीर सिंह को करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिख ही नहीं रहा। लेकिन उसके बाद होम मिनिस्टर, जिसको लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई करना चाहिए पूरी अपनी स्टेट में, वहां वो खुद अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं से उलट बयान देते हुए दिख रहे हैं। संजय राउत काफी तिलमिलाते हुए दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अनिल देशमुख तो उन पर ही प्रहार करें। अनिल देशमुख ने तो पहले ही मान लिया कि मनसुख हिरेन की हत्या की गई है। तो क्या बोलेंगे, पार्टी में क्या चल रहा है ये जब यही होता है, जब आप इस तरीके की महाआघाड़ी सरकार आप बनाते हैं 3-3 अलग अलग दलों से, आपके जो विचार हैं, आपकी जो आइडियोलॉजी है वो कहीं पे भी मैच नहीं खाती, लेकिन आप सिर्फ सत्ता की भूख के चक्कर में आप अपने खुद के वोट बैंक से, वोटरों से और अपनी आइडियोलॉजी से दगा करते हैं और आपस में एक साथ आते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आनी सामने बाहर, मुझे कोई उसमें हैरानी नहीं है देख के। और दूसरी बात यह है कि ये साफ दिखता है कि कौन किसके पीछे है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, किसका किसके साथ क्या एजेंडा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अब एकदम जो 3-4 महीने पहले जब अर्नब का केस हुआ था, उस वक्त ये इस तरीके के हम लोग सोचते थे कि भाई क्या पता कुछ सच होगा किसी बात में, तथ्य में, कई जो जनमानस के मन में बात थी। लेकिन अब जो हो रहा है वो मेरे हिसाब से किस तरीके से अर्नब के खिलाफ भी एक झूठा केस मुकदमा किया गया था, वैसे ही अब आप देखेंगे कि पूरी की पूरी कड़ी जो है वो सामने आती जाएगी। मैं वापस ही उस पे आना चाहूंगी, संजय राउत पे। तो संजय राउत जहां एक तरफ आज एनआईए पर ही खुद ही एक जांच एजेंसी है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो खुद बहुत ज्यादा निष्पक्ष रूप से जांच करते हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी तरफ कल राजदीप सरदेसाई के साथ जब इंटरव्यू में बातचीत होती है तो वो खुद स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमसे तो गलती हो गई। जब उनको लगता है कि जनता बहुत भड़क रही है तो थाली के बैगन की तरह इधर से उधर डोल रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है उनकी राजनीति में, और दल बदलने में, आपस में अपना स्टैंड बदलने में, ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है अगर आप देखेंगे उनके लिए।
अब दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण ये है समझने के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने इन दिनों में बार बार अपने वक्तव्य बदले हैं पब्लिक प्रेशर की वजह से, कई बार वो कहते दिखते हैं शरद पवार जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, कभी वो कहते हैं नहीं हम चाहते हैं फडणवीस जी के साथ भी हमारे संबंध अच्छे हों। तो कहने का मतलब है हर तरफ अपना पैर वो रखने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही कोई इन्वेस्टिगेटिव बॉडी, सेंट्रल मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेटिव बॉडी की उनके ऊपर जब जांच होती है तो वो क्या है तिलमिला जाते हैं। चाहे वो ईडी की आप देखेंगे 2 महीने पहले उनके भाई के ऊपर जो है वो एक सर्च एंड सीजर का वारंट निकला था, अब इनके अगेंस्ट में जो है सचिन वाजे के अगेंस्ट में निकला है। तो जब वो देखते हैं कि जो उनकी क्लोज कोटरी में आसपास के लोग हैं वो अब एक तरीके से निशाने पे आ गए हैं इन्वेस्टिगेटिव बॉडीज़ के, तो फिर क्या है कि उन्हें एक तरीके का वो लगता है कि उन पर बहुत पर्सनल प्रहार हो गया है और वो इस तरीके की उलट पुलट बयानबाजी करते हैं। आपने बात की पिटारे की, तो अगर बात की जाए तो सचिन वाजे एक राजों का पिटारा जरूर हो गए हैं, जहां से वो एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं, या बोल सकते हैं बयान से ज्यादा वो सारे राज खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। तो क्या उद्धव ठाकरे, संजय राउत और जितने भी नेता हैं शिवसेना के, उनको डर लग रहा है कि अब उनकी लाइक जो बोल सकते हैं अंत नजदीक आ गया और सारे राज खुल जाएंगे और भेद सामने आ जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज अगर आप देखेंगे जिस तरीके से वाजे साहब ने कार्रवाई की है, चाहे अर्नब के केस में हो, चाहे उससे पहले भी जितने भी कंट्रोवर्सीज में वो लिप्त रहे हैं, आप देखेंगे कि किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का उन्हें संरक्षण हमेशा मिला है। अब वो संरक्षण क्योंकि उन्हें राजनीतिक पार्टी का मिला है, तो जो भी उनके आका थे, राजनीतिक आका, उनके नाम भी बाहर आएंगे सामने एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में। तो उन्हें डर इसी बात का है कि कल को कोई नाम आ जाए तो उनके पर्सनल जो इतना उन्होंने जो गलत काम किए हैं इतने सालों में उनके साथ में मिलके, वो सारी चीज़ें भी फिर बाहर आने वाली हैं। अनिल देशमुख ने भी बयान दिए हैं बहुत सारे, और उन्होंने कहा, और साथ ही साथ शरद पवार ने भी कहा है, एक तरफ जो एमवीए सरकार में एनसीपी, साथ ही साथ शिवसेना और कांग्रेस है। कांग्रेस तो हर चीज से बाहर दिख रही है, बट शिवसेना और साथ ही साथ एनसीपी आपस में लड़ते दिख रहे हैं, जहां एक तरफ शरद पवार ये कहते हैं कि किसी को बचाया नहीं जाएगा। तो ये सीधे सीधे है कि अगर शिवसेना के बड़े बड़े दिग्गज नेता, उनका नाम आएगा तो वो किसी को बचाना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो अब जो है राजनीतिक आप देखेंगे आपस में इनके बीच गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, और क्योंकि कुछ नाम सामने आ सकते हैं एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में पुराने केसेस से रिलेटेड, तो इनको इसी बात का डर है कि कल को कुछ नाम अगर सामने आए तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो शर्मसार होने वाली बात होगी। तो इसीलिए अब क्या है कि आपस में ये राजनीतिक खींचतान इनकी चालू हो चुकी है, और मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप देखेंगे अब इस तरीके से आप सबसे पहले आप इतिहास तो देखिए, आप एनसीपी का जो गठन हुआ था वो कांग्रेस से अलग हुआ था, क्योंकि शरद पवार जानते थे वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। उन्होंने एनसीपी बनाई, पार्टी बनाने के कुछ ही समय के बाद में उन्होंने जो है वो गठबंधन कर लिया, युति कर ली वहाँ पे कांग्रेस के साथ में। शिवसेना का जन्म हुआ था 60-70 के दशक में एनसीपी अब कांग्रेस के खिलाफ। कांग्रेस ने उनको शुरू में जो है वो सपोर्ट किया, बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। एनसीपी के साथ बराबर 15-20 साल तक ये आपस में एक दूसरे से लड़ते रहे महाराष्ट्र राजनीति में, और 19 में वापस उन्हीं के साथ आके सरकार बना ली। तो जब इस तरीके की चीज़ों पे आपका ध्यान ज़्यादा रहता है, बजाय कि आप जनता की भलाई करें, जनता के साथ आप एक तरीके से आप धोखाधड़ी करते हैं। तो अब जो है जो 19 में जिस तरीके से धोखे से इन्होंने सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाते हुए, जो उनके ट्रेडिशनल अलायंस पार्टनर थे, तो अब ये चीज़ें आना स्वाभाविक है। तो इसमें कोई भी मतलब किसी को भी हैरत नहीं होनी चाहिए इसमें। महाविकास आघाड़ी सरकार महाविनाशक आघाड़ी सरकार के रूप में सबके सामने ज्यादा आ रही है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की पूरी अगर स्थिति को देखा जाए तो एक के बाद ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें हर आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही है शिवसेना। तो बात करें शिवसेना इतना क्यों परेशान है हर आरोपी को बचाने के लिए? हर आरोपी को बचाने में इसलिए वो परेशान है क्योंकि हर आरोपी के साथ में जो अभी डिस्पेंसेशन है प्रेजेंट, किसी न किसी बड़े नेता का उनके साथ में कोई ना कोई गठबंधन है, कोई ना कोई गठजोड़ है। तो अब वही होता है कि आप किसी बड़े अधिकारी को, पुलिस अधिकारी को आप पकड़ते हैं, पुलिस अधिकारी को पकड़ते हैं तो वो अपने जो आका है उनका नाम वो खोलेगा ही खोलेगा इन्वेस्टिगेशन में। तो इन्वेस्टिगेशन की जांच पूरी तरीके से ख़त्म हो उससे पहले ही वो इस तरीके का एक राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि अब तो जो भी गतिविधियां हो रही है, राजनीतिक गतिविधियां, वो सारी राजनीति से, सेंटर की राजनीति से प्रेरित है। ये संस्थाएं जो हैं, ये संस्थाएं बहुत ही सैक्रोसैंक्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। आप इस तरीके से आप एक पॉलिटिकल किसी चीज़ को लेके आप इन लोगों को बदनाम नहीं कर सकते हैं। चाहे सीबीआई है, चाहे एनआईए है, चाहे ईडी है,
आप इसको इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, जो केंद्रीय सरकार है वो इनको मैनिपुलेट कर रही है, वो इनको इस्तेमाल कर रही है, इनको इस तरीके से खिलाफ कर रही है इस्तेमाल। तो ये एक तरीके से गलत आप जो है भावना लोगों के अंदर मन में आप डाल रहे हैं। आपने कुछ गलत किया है तो उसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, आपने कुछ नहीं किया तो आपको ट्रायल मिलेगा, आप अपने आप को वहाँ पे साबित कीजिए कि आप दोषी नहीं हैं। इस तरीके से मीडिया में बयानबाजी करके थोड़ी कुछ मिलने वाला है। आखिरी और मुख्य सवाल फिर से वही पूछूंगी, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से जो महाराष्ट्र में देखा जाए स्थिति नहीं है सही वहां, एनआईए ने जांच करना चालू कर दिया, इवन एक मर्डर केस भी जो मनसुख हिरेन की जो पहले एटीएस करी थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी बड़ी क्या स्थिति है महाराष्ट्र की? एटीएस से टेक ओवर करना एनआईए को अपने आप में दिखाता है कि पूरी तरीके से जो स्टेट की इन्वेस्टिगेशन है वो विफल रही है। और दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण ये है समझने के लिए कि ये लोग कहते हैं भाई पुलवामा के समय में आपने एनआईए को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, या दूसरे जो इंसिडेंट हुए वहाँ पे आपने एनआईए को इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मैं इसका एक ही जवाब देना चाहता हूँ, एनआईए जो है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसके दायरे में जितने भी टेरर फाइनेंसिंग या आतंकवाद से रिलेटेड, आतंकवाद में लिप्त होने से रिलेटेड जो विषय हैं वो आते हैं। जो पुलवामा में हुआ था वो एक क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के तहत जो है वो आतंकवाद जो है उसमें वो हमला हुआ था। तो एनआईए की इन्वेस्टिगेशन वहाँ भी जारी है। तो एनआईए का ऐसा नहीं है कि आप ये पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते, एनआईए वहाँ क्यों नहीं गई, वहाँ इसलिए नहीं गई। एनआईए जहाँ पे भी आतंकवाद से लिप्त मामला है, जहाँ पे भी टेरर फाइनेंसिंग से रिलेटेड मामला है, जहाँ पे देश के जो दुश्मन हैं वो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा है उस मुकदमे को वो लेती है। तो उस विषय में वो अब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एजेंसी है। तो आप इस तरीके की ये राजनीतिक से प्रेरित बातें करके, आप स्टेटमेंट दे के, आप जो लोग हैं जो इस एजेंसी में जो मदद कर रहे हैं एजेंसियों की, आप उनकी जो है हौसले को आप लोग क्या कम करने की कोशिश कर रहे हो। शुक्रिया सर।